कि जिंदगी हवन है वतन के लिए, कि जिंदगी हवन है वतन के लिए, सांसों का शोषण है वतन के लिए, कि जिंदगी हवन है वतन के लिए, जिंदगी हवन है वतन के लिए और सांसों का शोषण है वतन के लिए। और कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, और कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। अपने इस प्यारे वतन हिंदुस्तान को नमन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मुख्य कविता आरंभ करने से पहले भारत के राष्ट्रध्वज को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि खोलता हुआ रगों में, खोलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, खोलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी रुकने ना पाएगा। और पन्ना दाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, पन्ना दाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। और शेखर सुभाष अशफाक की धराए यह, शेखर सुभाष अशफाक की धराए यह, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। और 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा। ना ये तिरंगा कभी झुक नहीं पाएगा, ना हम इसको कभी झुकने देंगे। कविता आरंभ करने से पहले अपना परिचय और अपनी कविता का परिचय कविता के माध्यम से आप सभी के बीच रखता हूं कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मदल से गर्व का प्राकट्य हो तब, सृष्टि के कल्याण दुष्पान कविता है सुनो। अरे मान सुनो जन धर्म का ही, मान सुनो जन धर्म का ही, जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के सुरों का गान कविता है सुनो, धर्म रक्षा के सुरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत मन में, सागरों के शांत मन में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में, इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का पहली गोपाल राणा अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरुक्त होकर समस्त मजहब धर्मों का मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में, राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरुषार्थ शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्दत भाव से, अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशील होकर विद्वत मंच सहित समस्त शिक्षक गणों को मैं प्रणाम करता हूं, समस्त शिक्षक गणों को मैं प्रणाम करता हूं। कविता आरंभ करता हूं अपनी। कविता के अंदर कहीं ना कहीं भारत का 15वीं शताब्दी तक का इतिहास दर्शाने की कोशिश की गई है। कैसे भारत विश्वगुरु कहलाता था आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिस धरती का चरणामृति, जिस धरती का चरणामृति राम श्वेत का सृजन करे, अम्र ईस्ट की प्रथम किरणी हर दिन जिसका हवन करे। कहानी सूरज की पहली किरणें कहां दस्तक देती हैं साहब? भारत में। कि जिस धरती का चरणामृति राम श्वेत का सृजन करे, अम्र ईस्ट की प्रथम किरणी हर दिन जिसका हवन करे। महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वन शोभित है, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वन शोभित है, जिसकी विस्तारित व्रत सीमा शिव पुराण में वर्णित है, जिसकी विस्तारित व्रत सीमा शिव पुराण में वर्णित है। अरे सिंह बंग कैलाश कबीर से भारत मां का वैभव था, सिंह बंग कैलाश कबीर से भारत मां का वैभव था। और तक्षशिला का वे गुरुकुल भी इसी तरह का गौरव था, तक्षशिला का वे गुरुकुल भी इसी तरह का गौरव था। अरे छत बिच्छत ये कश्मीर, छत बिच्छत ये कश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था। और गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था, और गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू पुस्तक, तिब्बत सिंगल हिंदू पुस्तक भारत मां की गाती थी। और पंजाबी नदियों की कलकर राज प्रभाती गाती थी, पंजाबी नदियों की कलकर राज प्रभाती गाती थी। अरे संत विवेकानंद, अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा लहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। पर अब आपका ध्यान इतिहास की तरफ मोड़ना चाहूंगा। क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को साहब? सिर्फ आजादी नहीं मिली थी भारत को, 2 चीजें और मिली थी। शायद आपको जानकर कड़वाहट लगे कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ साथ भारत के 2 हिस्से भी हुए थे, आपको याद होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और साथ ही साथ भारत में एक चीज का जनन हुआ था जिसका नाम था राजनीति। उस पर बंद पढ़ना चाहूंगा कि तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। और विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है, विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। जहर बोलने से नफरत की आग सुलगती आई है, जहर बोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुंदरी सदा सिमटती आई है, शुभ्र ज्योत्सना मां की चुंदरी सदा सिमटती आई है। और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है, सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। अरे हस्ती मिटती नहीं मिटाए हमारी,
हस्ती मिटती नहीं मिटाए हमारी, ये समझाने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। अरे सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा, क्रांति युद्ध के कालखंड में फिर बेटों का रक्त मिला। अरे आजादी तो मिली हमें, आजादी तो मिली हमें, पर लाशों के अंबारों पर भारत माता झुलस गई, पर अड़िग रही अंगारों पर, भारत माता झुलस गई पर अड़िग रही अंगारों पर। अरे आजादी के अमृत घट में, आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था, दोनों हाथ कटे माता के छल्ली छल्ली सीना था, दोनों हाथ कटे माता के छल्ली छल्ली सीना था। ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर कि जिस छाती से लिपट चिपट कर भारत माँ का छीर पिया, हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया, हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया। अरे आजादी के उत्सव में भी मातम गाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इतिहास की ओर कि भारत के कुछ आकाओं की, सांकेतिक भाषा में किसी बड़े व्यक्तित्व को निगाही पर लेता हूं कि भारत के कुछ आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में ये अनहोनी भी होनी थी। भारत के 2 टुकड़े हुए थे, उस पर पढ़ रहा हूं कि भारत के कुछ आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में ये अनहोनी भी होनी थी। अरे याद करो रेलों में कैसे रक्तिम लाशें आई थी, अरे याद करो रेलों में कैसे रक्तिम लाशें आई थी, मां बहनों को लूट लूट कर कैसे आग लगाई थी। अरे आम आदमी मरता क्यों है, आम आदमी मरता क्यों है मजहब के हुड़दंगों में, इसका उत्तर छिपा हुआ है राजनीति के रंगों में, इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। इस उत्तर ने भारत माता के अंग अंग को काट दिया और वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया, और वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। अरे विश्व बंदिता वेद भूमि की व्यथा सुनाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। क्यों पढ़ना चाह रहा था ये कविता के अंतिम सार पर आता हूं, कंक्लूजन पर आता हूं। क्यों पढ़ना चाहता था ये कविता आप लोगों के बीच? कुछ कारण था, मैं कुछ उद्देश्य लेकर आया था, मैं वो उद्देश्य बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले एक छोटा सा किस्सा, वास्तविक किस्सा आप सभी के साथ साझा करूंगा और जिसे सुनकर शायद आपको अच्छा लगेगा। क्या किस्सा था कि एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपने जरूर सुना होगा, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक विद्यालय में गए हुए थे और विद्यालय में वहां एक बच्चे ने एक सवाल पूछा। वो क्या सवाल था जिस सवाल ने मुझे झकझोर कर रख दिया, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक विद्यालय में गए तो वहां एक बच्चे ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सवाल पूछ लिया। तमिल का बच्चा था, अंग्रेजी में सवाल पूछा। क्या पूछा कि सर प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ आवर इंडिया, यानी क्या सर आप मुझे बता सकते हो कि हमारे देश की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है। तब पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या उत्तर दिया था? उस उत्तर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं आपके समक्ष खड़े होकर इस कविता को पढ़ रहा हूं। वो उत्तर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ता है, कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ता है। Then Dr. APJ Abdul Kalam replied, "What are the strengths and weaknesses of India? कि the youth which is sitting in front of me is the strength of our India." यानी जो युवा मेरे समक्ष बैठे हैं ये मेरे देश की ताकत है, ये मेरे देश की शक्ति है। पर जब उस बच्चे का जो दूसरा सवाल था कि व्हाट आर द वीकनेसेस, उस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा ये आपको जानना आवश्यक हो जाएगा आज कि द यूथ विच इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय इंडिया। अब दूसरा क्वेश्चन वीकनेस, तो द एमलेस यूथ इज द वीकनेस ऑफ आवर इंडिया। यानी जो युवा मेरे सामने बैठे हुए हैं ये मेरे देश की ताकत है, पर लक्ष्य रहित युवा जिनका कोई एम नहीं, कोई उद्देश्य नहीं देश के लिए, वो मेरे इस देश की कमजोरी है। इसलिए कविता पढ़ना चाहता था क्योंकि हम सब युवा हैं, और युवा का मतलब उम्र से नहीं, जो दिमाग से युवा है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सभी लोग युवा हैं। सिर्फ उम्र से ताल्लुकात मत कीजिएगा। तो जो मतलब युवा है वो इस देश का भविष्य है। उन्होंने अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप ही ताकत हो। तब मैं पढ़ना चाहूंगा कि आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं। कविता के अंतिम सार पर आता हूं, उद्देश्य बताता हूं क्या करना है। अरे फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को,